सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। ये राजनीतिक दल वाला चैप्टर चल रहा है, लोकतांत्रिक राजनीति से। इसमें आज समझें कितने राजनीतिक दल, यानी किसी भी देश में कितने राजनीतिक दल होने चाहिए। तो देखिए, लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बन सकता है, यानी कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। और इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या, यानी चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराना पड़ता है, तो हमारे देश में चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता है। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियां ही सक्रिय होती हैं, यानी चुनाव जीतना और सरकार बनाना, ये कुछ ही पार्टियां सक्रिय हो पाती हैं इसके लिए। और ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है, ऐसा कई देशों में है। निम्नलिखित काल्पनिक कथा के पीछे प्रेरणा है। श्री कृष्ण पटनायक ये 1930 से 2004 के समय में रहे, जिन्हें किशन जी के नाम से जाना जाता है। 1962 में इन्हें ओडिशा के संबलपुर से संसद चुना गया था। एक वैकल्पिक राजनीतिक ढांचा खड़ा करने की बात से किशन जी का क्या मतलब था? सुधा, करुणा, शाहीन और ग्रेसी की बातचीत के क्रम में यह सवाल उठा। ये चारों महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मजबूत जन आंदोलन से जुड़ी थी, यानी जनता जो आंदोलन करती है उससे जुड़ी थी। ये चारों ओडिशा के एक गांव में बैठी थीं और जन आंदोलनों के भविष्य पर नए सिरे से विचार कर रही थीं। और यहाँ उनको आंदोलनों के रोज़ रोज़ के कामों की चिक भी परेशान नहीं कर रही थी। स्वाभाविक तौर पर बातें किशन जी की तरफ मुड़ी, जिन्हें देश भर की आंदोलनकारी जमातें अपना मित्र, राजनीतिक दार्शनिक और नैतिक मार्गदर्शक मानती थीं, यानी नैतिक रूप से उन्हें वो मार्गदर्शक मानती थी। किशन जी का तर्क था कि जन आंदोलन के लोग चुनावी राजनीति में सीधी हिस्सेदारी करें, यानी चुनाव जो होता है उसमें हिस्सेदारी अपनी सीधी करें। और यह एक सरल लेकिन ताकतवर तर्क था। एक मुद्दे पर केंद्रित आंदोलन से जीवन में एक क्षेत्र में तो कुछ बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बुनियादी सामाजिक बदलाव या जीवन के किसी एक पहलू में भी बुनियादी बदलाव चाहते हैं, यानी समाज में बदलाव चाहते हैं या जीवन के किसी भी पहलू में बदलाव चाहते हैं, बुनियादी बदलाव, तब हमें एक राजनीतिक संगठन की ज़रूरत होगी। जन आंदोलनों को राजनीति में एक नैतिक ताकत के तौर पर एक नया राजनीतिक संगठन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तक तात्कालिक ज़रूरत है, मतलब ये ज़रूरत है वर्तमान की, क्योंकि सारे राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं, यानी सभी राजनीतिक दल जो है बदलाव नहीं ला सकते। ग्रेसी ने कहा, लेकिन किशन जी ने कभी स्पष्ट नहीं किया कि यह संगठन कैसा होगा। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विकल्प या राजनीति में तीसरी शक्ति की बात की, पर क्या उनके ऐसा कहने का आशय एक राजनीतिक दल बनाने से था? ग्रेसी का मानना था कि पुराने ढर्रे का राजनीतिक दल सामाजिक बदलाव लाने में समर्थ नहीं है। सुधा उसकी बात से सहमत थी। मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है। मैं मानती हूँ कि हमने आज तक विस्थापन, भूमंडलीकरण, जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न या विकास के वैकल्पिक मॉडल के लिए जितने आंदोलन खड़े किए कि विकास होना चाहिए, वे राजनीतिक ही हैं, यानी जितने भी आंदोलन खड़े किए वे राजनीतिक ही हैं। पर जैसे ही हम कोई दल बनाएंगे, हमारी इतने वर्षों की प्रतिष्ठा चौपट हो जाएगी।
तब लोग हमें नेताओं से अलग नहीं मानेंगे, क्योंकि नेता गलत काम करने लगते हैं तो हमारी भी छवि खराब हो जाएगी। करुणा ने बीच में ही कहा, फिर हमने यह भी देखा है कि मौजूदा दलों पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। यानी जो वर्तमान में दल हैं उन पर दबाव बनाकर भी काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। हमने पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे उत्साहजनक नहीं रहे। लोग हमारे काम का आदर करते हैं, वे हमें अच्छा भी मानते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वे स्थापित दलों को ही वोट देते हैं। मतलब जो पुराने राजनीतिक दल हैं उन्हें ही वोट देते हैं। शाहीन उनसे सहमत नहीं थी। देखिए, बात बहुत साफ है। किशन जी चाहते थे कि सभी जन आंदोलन मिलकर एक नई राजनीतिक पार्टियां बनाएं। हाँ, वे इस पार्टी को दूसरों से एकदम अलग रंग रूप में देखना चाहते थे। वे राजनीतिक विकल्प बनाने की जगह वैकल्पिक किस्म की राजनीति चाहते थे। किशन जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन चारों कार्यकर्ताओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उन्हें नया राजनीतिक दल बनाना चाहिए? ये आप लोग थोड़ा समझ करके अपनी राय इसके लिए आप दे सकते हैं। क्या कोई राजनीतिक दल राजनीति में नैतिक बल बन सकता है? यह दल कैसा होना चाहिए? इसके लिए कुछ अपनी राय दी जा सकती है और वो आपको देनी है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9th में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। यानी स्वतंत्र रूप से आप किसी के विपक्ष में खड़े नहीं हो सकते। लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखाई देता इस तरह से, क्योंकि जब हम किसी का विरोध नहीं कर सकते तो कोई फ़ायदा ही नहीं है दल बनाने से, और इसलिए कोई नया दल नहीं बनता, वहाँ पर बन ही नहीं पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो फिर तानाशाही की स्थिति हो जाएगी, मनमानी करेंगे वो, क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। लोकतंत्र में तो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदिता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए। कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है। कभी किसी की सरकार बनती है, कभी किसी की, और वहाँ अनेक दूसरी पार्टियाँ हो सकती हैं। वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने में प्रबल दावेदार होते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसी ही 2 दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों से गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो, तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। और भारत में भी ऐसी ही बहुदलीय व्यवस्था है, और इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। यानी जब किसी बहुदलीय व्यवस्था, यानी बहुत सारे दल हैं और उसमें अनेक पार्टियां चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, आपस में वो गठबंधन कर लेती हैं, तो इसी को गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है। जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में ऐसे 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है, यानी बहुत से दल हैं तो घालमेल जैसी स्थिति दिखती है,
और देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। पर इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, यानी ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो बहुत सारे विचार राजनीति में प्रतिनिधित्व करने लगते हैं। तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं और इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुरूप दलीय व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं और हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है। इसलिए जो है बहुदलीय व्यवस्था भारत जैसे देश के लिए ज़रूरी है। आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जो जाना उसे भारत के विभिन्न राज्यों पर लागू करें और यहाँ राज्य स्तर पर मौजूद 3 तरह की दलीय व्यवस्थाएं दी गई हैं। क्या आप इन श्रेणियों के लिए कम से कम 2-2 राज्यों के नाम बता सकते हैं? तो इसमें जैसे पहली है 2 दलीय व्यवस्था, दूसरी 2 गठबंधनों वाली बहुदलीय व्यवस्था और तीसरी बहुदलीय व्यवस्था। बच्चों, इस पर आपको थोड़ा वर्क करना है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।